सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बहराइच की घटना को देखते हुए वाराणसी में मूर्ति विसर्जन के दौरान रही विशेष सतर्कता। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब की मूर्ति विसर्जित। बीएचयू के सेवानिवृत्त शिक्षकों ने दिए पेंशन संबंधी प्रार्थना पत्र पीएम के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय को सौंपा। लंका बीएचयू के गुमटी ठेला व्यवसायियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। और सीएम ग्रिड योजना का महापौर अशोक कुमार तिवारी ने भूमि पूजन कर किया कार्यों का शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के मद्देनजर वाराणसी में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रही। खासकर गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब देवनाथपुरा माता की मूर्ति विसर्जन के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के मद्देनजर वाराणसी पुलिस मूर्ति विसर्जन को लेकर पूरी तरह सतर्क रही और शहर के देवनाथपुरा में गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब के मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन को लेकर कुछ ज्यादा ही सतर्क रही। यहाँ 200 से अधिक अतिरिक्त पुलिसकर्मियों के साथ पीएससी की विशेष रूप से तैनाती की गई। खासकर मिश्रित आबादी वाले इलाकों में खासी सतर्कता बरती गई। शाम 5 बजे देवनाथपुरा की गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब की मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन के लिए देवनाथपुरा स्थित पूजा पंडाल से मूर्ति निकाली गई। माता की पूजा पंडाल से विदाई से पहले सिंदूर खेला का आयोजन हुआ। बंगभाषी परिवार की महिलाओं ने माता को सिंदूर अर्पित किया, फिर उनको चढ़ाए हुए सिंदूर से अबीर गुलाल एक दूसरे को लगाकर सदा सुहागन का आशीर्वाद मांगा। 9 दिन तक मां की पूजा के बाद विदाई के दौरान कई महिलाएं भावुक हो गईं। इसके बाद भारी पुलिस बल की सुरक्षा में ढाक ढोल नगाड़े की गूंज के साथ जगत जननी जगदम्बा की विदाई हुई। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस, पीएससी और अर्धसैनिक बलों के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहे। गाजीबाजी के साथ मां की प्रतिमा देवनाथपुरा की गलियों से होते हुए जैसे ही मदनपुरा सड़क पर पहुंची, माता के जयघोष से वातावरण गुंजयमान हो गया। प्रतिमा स्थापना स्थल और मार्ग संवेदनशील क्षेत्र में होने के कारण खुफिया महकमा पहले से ही सक्रिय रहा। यहाँ से हजारों की भीड़ के साथ प्रतिमा मदनपुरा, जंगमबाड़ी, गदौलिया होते हुए मैदागिन स्थित मंदाकिनी कुंड पहुंची, जहां विधि विधान के साथ पूजन अर्चन के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा को मंदाकिनी कुंड में विसर्जित कर दिया गया। बता दें कि शनिवार की देर रात वाराणसी के देवनाथपुरा और मदनपुरा इलाके में 2 समुदायों के बीच पथराव और मारपीट की घटना हुई थी। यह घटना गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब के पंडाल के पास हुई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर माहौल खराब करने वालों की तलाश जारी है। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब का मूर्ति विसर्जन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से होकर गुजरता है और इसी मार्ग पर पहले भी विवाद हो चुका है। रविवार को हुए विवाद के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट रही। साथ ही क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई और पुलिस अधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर सुरक्षा का जायजा लेते रहे। दुर्गा का गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब में आज मां को सिंदूर लगा के, आज सिंदूर खेला हो रहा है बंगालियों का, तो मां को सिंदूर लगा के और मां की आरती करके भव्य तरीके से मां की आज विदाई की जा रही है। और आपस में हम सब महिलाएं भी एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं आज के दिन, और लगा के हम लोग एक खुशी जाहिर करते हैं। सिंदूर खेला क्या महत्व है? सिंदूर खेला का ये महत्व है कि माँ को विदाई करना होता है। माँ 3 दिन जो माँ का सप्तमी, अष्टमी, नवमी जो पूजा होता है, और षष्ठी से उनका पूजा स्टार्ट होता है, तो आज के दिन उनकी विदाई होती है, तो माँ को हम लोग सिंदूर लगा के विदा कर रहे हैं। यहाँ से पहले छोटी मूर्ति सीमेंट चौट्टा में जाएगी और उसके बाद छोटी मूर्ति धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और बड़ी मूर्ति कंधे के द्वारा सीमेंट चौट्टा के रास्ते से वो आपका जो पुराना दुर्गाबाड़ी होते हुए जाएगी। ये मंदाकिनी शोभा सरोवर में के लिए मैदागिन में जो है वहाँ के लिए प्रस्थान करेगी। कितने ढाक वगैरह इस बार आप लोगों ने? 30 ढाक है और 5 काशी। काशी की परंपरा बंगी समाज द्वारा हमें लगता है बनारस का पहला सबसे माँ दुर्गा का कलकत्ता के बाद दुर्गा पूजा यहाँ पर स्थापित होता है गोल्डन क्लब द्वारा।
उसी का विसर्जन है और समाज के हर लोग इस विसर्जन में दुर्गा पूजा के जो माँ दुर्गा का विसर्जन हो रहा है इसमें सब लोग आए हुए हैं, सबका सहयोग से ही काम है। यहाँ सभी यहाँ सिविल पुलिस पीएसी और होमगार्ड और कुछ वॉलंटियर्स है और समिति के जो सदस्य है सब लोग मिलकर विसर्जन का प्रोसेसन में भाग लेते। महापौर अशोक कुमार तिवारी ने सीएम ग्रिड योजना का शुभारंभ भूमि पूजन के साथ किया। वाराणसी नगर निगम द्वारा मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम का भूमि पूजन कर विधिवत शुभारंभ किया गया। महापौर अशोक कुमार तिवारी के द्वारा विधिवत भूमि पूजन किया गया। वाराणसी नगर निगम द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कुल 6 सड़कों को चिन्हित किया गया है, जिनकी कुल लागत रुपए 4784.53 लाख की है, जिनमें तिलक जी मूर्ति से भारत सेवाश्रम संघ कुल 610 मीटर, जिनकी कुल लागत रुपए 1226 लाख है। गोलघर चौराहा से एलटी कॉलेज कुल 241 मीटर, कुल लागत रुपए 433.53 लाख। घंटी मिल से सिगरा थाना 250 मीटर, लागत रुपए 548 लाख। सिगरा चौराहे से औरंगाबाद 1100 मीटर, कुल लागत रुपए 1315 लाख। सुंदरपुर मुख्य मार्ग से मुंशी पार्क वाया चेरियल हॉस्पिटल 470 मीटर, कुल लागत रुपए 654 लाख तथा रविदास गेट से ट्रॉमा सेंटर कुल 545 मीटर, लागत रुपए 698 लाख की है। इस योजना के अंतर्गत बनने वाली सड़कों में भूमिगत केबल लाइन, बिजली के तार, पानी की पाइप सहित कई सुविधाओं को भूमिगत डाला जाएगा। भूमिगत नाली का निर्माण किया जाएगा। फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, सड़कों के ऊपरी सरफेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। सड़कों के किनारे वृक्षारोपण इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। इन सुविधाओं को प्रदान करने के बाद सड़कों पर बार बार रोड कटिंग नहीं करना होगा। सड़कों पर कार्य प्रारंभ होने के बाद 18 माह के भीतर में कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा। इन सड़कों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सड़कों को बनाते समय 7% प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग किया जाएगा। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा एवं धर्मेंद्र राय ने सरकार की नीतियों एवं कार्यकलापों पर प्रकाश डाला। भूमि पूजन के इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा एवं धर्मेंद्र राय, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष कुसुम पटेल, पार्षद श्याम आश्रय मौर्य, सिंधु सोनकर, विनीत सिंह, रविंद्र सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। नगर निगम से मुख्य अभियंता मोइनुद्दीन, अधिशासी अभियंता कुनील, आरके सिंह, पीआरओ संदीप श्रीवास्तव सहित वाराणसी नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। मंच का संचालन पूर्व उप सभापति एवं वरिष्ठ पार्षद सुरेश कुमार चौरसिया ने किया। काशी के विकास में एक नया कदम सीएम ग्रेड योजना के अंतर्गत 47 योजना का रोडों को, जो रोडें 10 मीटर से चौड़ी हैं, उसको लिया गया है और हमें लगता है कि ये प्रकृति को ग्रीन रूप में रखते हुए ग्रीन एरिया मैंने ग्रीन जो हमारे वातावरण को भी ये फायदा पहुंचाएगा, इसे रोड को लिया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं नगर विकास मंत्री के शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बनारसी शहर का इसका चयन किया है। लंका बीएचयू के गुमटी ठेला व्यवसायियों द्वारा अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत हुई। लंका बीएचयू से सटी बाहरी दीवार के पास गुमटी ठेला व्यवसायियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। आश्चर्य की बात यह है कि वेंडर नरेंद्र मोदी जी के पीएम स्वनिधि लोन से प्राप्त पैसे से अंडा, दूध, चाय, ब्रेड इत्यादि की गुमटी लगाते हैं। बीएचयू अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए सस्ते खाने का अच्छा विकल्प ये गुमटियां कई दशक से हैं। गुमटी व्यवसायी समिति के अध्यक्ष और टाउन वेडिंग कमेटी के पूर्व सदस्य चिंतामणि सेठ ने बताया कि जब से नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद बने हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बाहर ठेले पर सामान बेचने वालों के लिए अपना सामान बेचना कठिन हो गया है। 3 सितंबर को उन्हें पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठी चलाकर हटा दिया गया, जो पथ विक्रेता अधिनियम 2014 का स्पष्ट उल्लंघन है। 9 अक्टूबर को भेलूपुर जोनल कार्यालय के बाहर धरने के बाद जोनल अधिकारी ने मान लिया था कि अगले दिन से ठेले लगेंगे, किंतु फिर भी लंका थाने की पुलिस ठेले नहीं लगने दे रही। पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के तहत अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए आज से हम लोग एक अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत कर रहे हैं। धरना स्थल पर समर्थन देने पहुंचे प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता डॉक्टर संदीप पांडे ने कहा
कि 2014 से ही झूठे सब्ज बाग में फंसा बनारस अपने ही जनप्रतिनिधि के वीआईपी होने का भुगतान कर रहा है। धरने पर बैठे ये लोग अपनी आजीविका को अपने बलबूते पर चला रहे हैं। सरकार तो इनको नौकरी दे नहीं सकती और न ही इनके व्यवसाय के लिए स्थान, मगर उजाड़ने का काम तेजी से चल रहा है। सरकार की यह कोशिश भी कहीं न कहीं उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश के रूप में देखी जानी चाहिए और लघु व्यापार को समेटने की कोशिश के रूप में भी देखी जा सकती है, क्योंकि यदि इनका व्यवहार रुकेगा तभी तो लोग महंगे रेस्टोरेंट और शोरूम को लाभ पहुंचाने के लिए मजबूर हो रहेंगे। इन छोटे वेंडरों की आजीविका छीन जाने के बाद इनका भविष्य क्या होगा, इनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। कहाँ लगाता हूँ आवाज में मिलता है, आज मेरे फंसती है, जाम होता है कि नहीं। मैं अपनी वैधानिक तरीके से हूँ, मुझसे कोई आचार बाधित नहीं है। मैं प्रशासन से कह रहा हूँ कि मेरा अधिकार है, मेरे पक्ष में कानून है। मुझे नगर हाउस ने ये वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया है, मुझे PSU अस्पताल जज को लगाने का भी लिखा है और हमको शांतिपूर्वक व्यवसाय करने दिया जाए। मैं प्रशासन से ही मांग कर रहा हूँ। बीएचयू के सेवानिवृत्त शिक्षकों ने देय पेंशन संबंधित प्रार्थना पत्र पीएम के जनसंपर्क कार्यालय को सौंपा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों ने देय पेंशन संबंधी प्रार्थना पर सोमवार को प्रधानमंत्री के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय को सौंपा। इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लगभग 130 वयोवृद्ध सेवानिवृत्त शिक्षक पिछले 2 दशकों से पेंशन प्राप्त करने में प्रशासकीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन 10 मई 2022 को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के माध्यम से उन्हें CPF के स्थान पर पेंशन प्रदान की गई। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों ने भी आशा की थी कि उन्हें भी इसी प्रकार का लाभ मिलेगा। इस संदर्भ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन ने सितंबर 2022 में उच्च शिक्षा मंत्रालय को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी के संकल्पों, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों एवं मई 2022 के भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय का उल्लेख करते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन प्रदान करने का अनुरोध किया। UGC ने भी इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्रालय से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर लागू करने पर सहमति देने का आग्रह किया, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्रालय की उदासीनता बनी रही। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वयोवृद्ध शिक्षक उच्च शिक्षा मंत्रालय की लगातार उपेक्षा के कारण पिछले 1.5 वर्षों से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से इस मुद्दे का समाधान मांग रहे हैं। तदनुरूप उच्च न्यायालय ने भी उच्च शिक्षा मंत्रालय से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय दिल्ली विश्वविद्यालय पर लागू हुआ वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर क्यों नहीं लागू किया जा सकता। इस पर उच्च शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दिए गए अप्रामाणिक तर्कों का काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्टता से प्रतिवाद भी किया है। फिर भी मंत्रालय के अधिकारी उदासीन बने हुए हैं और उच्च न्यायालय द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण में अनावश्यक देर कर रहे हैं। हम काशी के सांसद और विश्व प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री महोदय से सविनय निवेदन करते हैं कि भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की कर्मभूमि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वयोवृद्ध अध्यापकों को न्याय दिलाने और उनकी गरिमा की रक्षा करने की कृपा करें। तो हमारी गुहार सिर्फ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, जो हमारा लीगल राइट है, लीगल राइट इसलिए है कि 1987 की 30 सितंबर के बाद से भारत सरकार ने ये डिक्लेयर कर दिया कि यदि कोई CPF में रहना चाहता है तो वो 30 सितंबर 87 तक अपना कंसेंट दे दे। हम लोगों में से किसी ने भी 30 सितंबर 87 तक कंसेंट नहीं दिया था, फिर भी किसी वजह से हम CPF में ही पड़े रह गए और हम पेंशन स्कीम में नहीं गए। हम किसी नई स्कीम की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो बहुत पुरानी स्कीम थी जब हमने विश्वविद्यालय ज्वाइन किया था उस समय की स्कीम को लागू करने की बात कर रहे हैं। जो यहाँ पर शायद हमारे जो MP साहब हैं, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको कितना ध्यान है। अभी देखिए उन्होंने एक न्यू पेंशन स्कीम, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लगाई कि वो इस और उनको इसका संज्ञान हो सके और वो हमको रिलीफ दे सके। भारत और नेपाल के पवित्र बौद्ध परिपथ पर आधारित चरक भिक्षवे यात्रा 15 से 25 अक्टूबर तक आयोजित होगी। यह यात्रा एक विशिष्ट साहित्यिक व सांस्कृतिक यात्रा होगी। चरक भिक्षवे यात्रा जो 15 से 25 अक्टूबर 2024 तक आयोजित होगी, एक विशिष्ट साहित्यिक और सांस्कृतिक यात्रा है जो भारत और नेपाल के पवित्र बौद्ध परिपथ पर आधारित है। बुद्ध का सार्वभौमिक धर्म इसी हिंदी अंचल से उत्पन्न हुआ था, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद आधी शताब्दी तक विचरण किया।
यह यात्रा उन रास्तों का अनुसरण करेगी जिन पर भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से करुणा, शांति, प्रेम और विश्व बंधुत्व का संदेश दिया था। बुद्ध का उपदेश कि वैर से वैर का शमन नहीं होता, अवैर से वैर का शमन होता है, इस यात्रा का मुख्य आधार है। इस यात्रा के संदर्भ में सोमवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में आयोजकों ने बताया कि इस यात्रा का नाम और प्रेरणा भगवान बुद्ध के शाश्वत संदेश से लिया गया है। चरत भिक्खवे चारिंक, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, भिक्षुओं बहुजन के हित और सुख के लिए भ्रमण करो। बुद्ध का यह वाहन ज्ञान, करुणा और संवाद के प्रसारण का प्रतीक है। इस यात्रा का उद्देश्य प्रतिभागियों को बुद्ध के गहन शिक्षाओं से जोड़ना है, जिससे वे अहिंसा, प्रेम और सहानुभूति के सिद्धांतों को आत्मसात कर सके। यह यात्रा एक सचल कार्यशाला के रूप में भी कार्य करेगी, जिसमें कवि, लेखक, कलाकार और विद्वान विभिन्न स्थलों पर संगोष्ठियों में भाग लेंगे, जिससे सांस्कृतिक संवाद और विचार विमर्श को प्रोत्साहन मिलेगा। इनमें अरुण कमल पटना, अनामिका दिल्ली, रमाशंकर सिंह दिल्ली, गगन गिल दिल्ली, रंजना अरगड़े भोपाल, प्रकाश उदय बनारस आदि प्रमुख नाम शामिल हैं। इस यात्रा के दौरान विभिन्न स्थलों पर बौद्ध विचारधारा पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कुशीनगर 2019, लुम्बिनी 2020, बोध गया 2022, सारनाथ 2023 और अब 2024 में समूचे बौद्ध परिपथ पर यह यात्रा आयोजित हो रही है। इन आयोजनों का उद्देश्य बुद्ध के ज्ञान, शांति और मैत्री के संदेश को आगे बढ़ाना है। यात्रा में देश भर के अलग अलग हिस्सों के लेखक, कवि, कलाकार, इतिहासकार हिस्सेदारी कर रहे हैं और इसका उद्देश्य ये है कि एक तो जिन स्थानों पर बुद्ध गए, जहाँ जहाँ गौतम के चरण पड़े, वे जगहें कौन सी हैं यह हम जानें और यह जानें कि किन लोगों के बीच से बुद्ध संवाद करते हुए, उनके दुख को समझते हुए इतने बड़े दर्शन की खोज बुद्ध ने की, इतनी बड़े संदेश की खोज बुद्ध ने की। उस देश को हम देखें एक बात, और दूसरी बात कि जो बुद्ध की बातें हैं, प्रेम है, करुणा है, मैत्री है, संवाद है, मध्य मार्ग है, ये सब जो हमारे उस समय की मनुष्यता की सवालों के हल थे, वे हल आज हमारे जीवन में कितने प्रासंगिक हैं, कितने मौजूद हैं और किस तरह से हम उनको अपने जीवन में ला सकते हैं। बरसों से चली आ रही परंपरा का पालन करते हुए काशी नरेश अनंत नारायण सिंह ने नागरी प्रचारिणी सभा में संध्या वंदन किया। रविवार की शाम हिंदी भाषा, साहित्य और देवनागरी लिपि के सबसे पुराने आंगन नागरी प्रचारिणी सभा में एक सदी पुराना समय फिर से जीवित हो उठा, जब काशी राज परिवार के प्रतिनिधि श्री अनंत नारायण सिंह अपने लाव लश्कर और राज परिवार के सदस्यों के साथ हाथी पर सवार होकर वहां पधारे और सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल के कक्ष में संध्या वंदन भी किया। पिछले 125 से प्रतिवर्ष काशी नरेश नाटी इमली मैदान के विश्व प्रसिद्ध लक्खी मेले में भरत मिलाप में शामिल होने के बाद संध्या वंदन के लिए नागरी प्रचारिणी सभा में पधारते रहे हैं। महाराज की पूजा पाठ के लिए सभा के प्रधानमंत्री का कक्ष उपयोग में लिया जाता है। यह परंपरा एक सदी पुरानी है। हाल के वर्षों में कोरोना महामारी और मुकदमों के कारण इस परिपाटी में व्यवधान आ गया था, लेकिन पिछले बरस ख्यात रंग निर्देशक और कवि व्योमेश शुक्ल के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद यह परंपरा नए उत्साह के साथ फिर से शुरू हुई है। संध्या वंदन के उपरांत सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल ने तिलक लगाकर महाराज का स्वागत किया और उन्हें सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तकें भेंट की। महाराज जी ने भी व्योमेश शुक्ल को सगुन की राशि भेंट की। सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में उदयमान कलाकार कनिष शर्मा ने कथक नृत्य की प्रस्तुति से समा बांधा। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर सोमवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या में उदयमान कलाकार कनिष शर्मा ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी, जिसके अंतर्गत अलारिपु शब्दम एवं समापन तिल्लाना से किया। कलाकार ने भावम, रागम एवं तालम के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध करने का एक अद्भुत प्रयास किया। कलाकार को प्रमाण पत्र मीना मुखर्जी और देवेंद्र मिश्रा ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनकी संगीत साधना की भी प्रशंसा की। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया।
कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। नव चेतना एवं विकास समिति द्वारा आयोजित श्री रामलीला व दशहरे मेले का समापन हुआ। नव चेतना एवं विकास समिति के द्वारा श्री रामलीला व दशहरा मेला सरैया पानी टंकी के पास रविवार को धूमधाम से मनाया गया। इस मेले में रामलीला के जरिए तमाम रामायण से संबंधित और कलाकृतियां प्रस्तुत की जाती हैं और नवरात्र में मां दुर्गा के 9 रूपों के रूप में भी प्रस्तुत किया गया। बताते चले कि इस मेले में रामलीला के द्वारा शिव तांडव नृत्य भगवान राम के व्यक्तित्व के बारे में भी प्रस्तुत किया जाता है और शिव तांडव के माध्यम से लोगों को यह बताया जाता है कि भगवान शिव और भगवान राम के व्यक्तित्व पर खरे उतरे और एक सनातन धर्म की ओर अच्छी संस्कृति को अग्रसर करे। इस रामलीला में सभी पात्र मुस्लिम समुदाय के होते हैं। यह रामलीला काफी साल पुराने होती चली आ रही है। इसमें सारे मंचन रामायण से संबंधित है। समिति के संस्थापक डॉक्टर एस.के. गुप्ता, अध्यक्ष हेमंत सिंह, उपाध्यक्ष सायाऊ यादव, रामाश्रय पाल, समर कनौजिया, व्यवस्थापक राजकुमार भारद्वाज, सत्येंद्र सिंह, मेला प्रभारी पिंटू यादव एवं अन्य सभी सहयोगी सदस्यों के सहयोग में भव्य मेले का आयोजन किया गया। 50 फीट का रावण व खूबसूरत आतिशबाजी मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। समिति के अध्यक्ष हेमंत कुमार सिंह एवं वार्ड नंबर 3 पार्षद मंजू सुनील कनौजिया ने महापौर का स्वागत किया और आभार व्यक्त किया। जो रामलीला कमेटी के जो सदस्य हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार 33 साल से इस रामलीला को संपादित कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो पात्र हैं सब यहाँ के लोकल लोग हैं और इतने बड़ी संख्या में किसी भी कार्यक्रम में आना इसकी लोकप्रियता दर्शाता है कि लोग कितना जुड़े हुए हैं। और जो बुराई की रामलीला में हमें जो सीखने को मिलता है कि बुराई में अच्छाई की जीत होती है, यही संदेश लेके माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे यही कहते हैं, मुख्यमंत्री जी भी यही कहते हैं कि बुराई का अंत एक दिन जरूर है। आज मुझे बुलाया गया, मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ इस वार्ड में आने पर कि यहाँ कितने लोगों का सानिध्य मिला। बीएचयू एमपी थिएटर मैदान में 68वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित एमपी थिएटर मैदान में 68वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चेत नारायण सिंह उपस्थित थे। सदस्य शिक्षा सेवा चयन डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि और कार्यक्रम के अध्यक्ष ने मां सरस्वती के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके किया। इसके बाद मंगलाचरण और स्वागत गीत राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त संगीत शिक्षक इंटर कॉलेज बंगाली टोला इंटर कॉलेज के डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा ने किया। 68वीं प्रदेशीय स्तरीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पाने वाले विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी खेलने का मौका मिलेगा। माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हरेंद्र शुक्ला ने बताया कि 20 साल बाद वाराणसी का सौभाग्य है कि यहाँ पर प्रदेश स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता हो रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ बड़ा ही उत्साहपूर्ण वातावरण है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता का मतलब स्वस्थ, जिससे हम देश को स्वस्थ नागरिक दे सके। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों के रुकने की व्यवस्था की गई है। मुक्केबाजी संगठन के देखरेख में प्रतियोगिता हो रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व सदस्य विधान परिषद सदस्य चेत नारायण सिंह ने कहा कि आज खेल प्रतियोगिता के कारण बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। बच्चे को खेल भावना से ही देखें। उनका कहना है कि आज यह बच्चे मुक्केबाजी में बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो कल यह नेशनल और इंटरनेशनल खेलों में भी प्रदर्शन करेंगे। बच्चों को लगातार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ताकि यह विद्यालय माता पिता और अपने देश का नाम रोशन कर सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर अनुराग मिश्रा, राणा ब्रिजेश कुमार सिसोदिया, अजय किशोर सिंह, रामशरण सिंह सहित काफी संख्या में अध्यापक अध्यापिकाएं, कोच, रेफरी, निर्णायक मंडल के सदस्य, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। बहुत ही मनोयोग से आयोजक ने यह प्रतियोगिता अपने अध्यक्ष जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देशन में करा रहे हैं
अभी उद्घाटन चल रहा है बहुत ही बढ़िया सुरुचिपूर्ण ढंग से। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि यह प्रतियोगिता सफल हो। कोई भी खेल होता है उसका मूल उद्देश्य होता है कि हमारी युवा पीढ़ी स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क, और जब स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा तभी हम सुयोग्य नागरिक तैयार कर देश को कुछ दे सकते हैं। सबके मूल में यही भाव है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।